लीजिए सुनिए दिव्य प्रकाश दुबे द्वारा रचित सुप्रसिद्ध उपन्यास अक्टूबर जंक्शन। अक्टूबर जंक्शन समर्पित है व्योम के लिए। मुझे उम्मीद है जब तुम बड़े होकर किताब पर अपना नाम पढ़ोगे तो तुम्हें उतनी ही खुशी होगी जितनी खुशी मुझे तुम्हारा नाम लिखते हुए हुई। हमारी दो जिंदगियां होती हैं, एक जो हम हर दिन जीते हैं, दूसरी जो हम हर दिन जीना चाहते हैं। अक्टूबर जंक्शन उस दूसरी जिंदगी के नाम। हमारे पास हर कहानी के दो वर्जन होते हैं, एक दूसरे को सुनाने के लिए और दूसरा अपने आप को समझाने के लिए। जिस दिन हमारी कहानी के दोनों वर्जन एक हो जाते हैं उस दिन लेखक अपनी किताब के पहले पन्ने पर लिख देता है, इस कहानी के सभी पात्र काल्पनिक हैं, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से लेना देना नहीं है। यह अदना सा झूठ पूरी कहानी को सच्चा बना देता है। अगर आप इस बात को ध्यान में रखकर इस कहानी में उतरेंगे तो आपके लिए आसानी होगी। सारी दुनिया दिन रात इस इंतज़ाम में है कि लोगों को कम से कम अपने अंदर झांकने की फुर्सत मिले। इस दौर में किताब पढ़ना अपने आप में बड़ा काम है। किताब का काम वही है जो पानी का एक छोटे से पौधे के लिए होता है। खुशबू और खूबसूरती पानी में नहीं होती, लेकिन हर पौधे को पानी में अपनी खुशबू ढूंढनी पड़ती है। इस किताब को ना लिखने की इतनी वजह इकट्ठा हो गई थी कि इस किताब को लिखना पड़ा। हर बार जब किताब शुरू करता हूँ तो ऐसा लगता है कि किताब पूरी ही नहीं हो पाएगी। कभी मैं खुद से नाराज़ हो जाता हूँ तो कभी किताब के किरदार नाराज़ हो जाते हैं। महीनों कोई बात नहीं होती, फिर अचानक एक दिन सारे गिले शिकवे भूलकर हम एक हो जाते हैं, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। वैसे तो मैं इस कहानी और आपके बीच नहीं आना चाहता था, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जिनका सिरा सही से पकड़ने के लिए लेखक को बीच में आना ही पड़ता है। कहानी में घुसने से पहले बस आप कुछ बातें जान लें तो बेहतर होगा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल मेरे पास मुसाफिर कैफ़े लिखने से पहले से था, लेकिन यह कहानी कुछ साल नाराज़ रही। मैं कुछ और कहानियाँ ढूंढता रहा, कुछ कुछ लिखता रहा, बहुत कुछ मिटाता रहा। अक्टूबर जंक्शन का ख्याल बार बार आता, लेकिन हर बार बात अधूरी छूट जाती। मुझे नहीं मालूम इतना साफ साफ लेखक को किताब के पहले पन्ने पर लिखना भी चाहिए या नहीं, लेकिन कुछ बातें लिख और बोल देना बोझ उतार देने जैसा होता है। मैं बहुत दिनों से ऐसी कहानी ढूंढ रहा था। ऐसी कहानी से मेरा क्या मतलब है मुझे खुद भी सही से नहीं पता। कहानियाँ लिखना ऐसे ही कुछ न कुछ ढूंढते रहना है, जहाँ आपको बस एक धुंधला सा विश्वास होता है कि ढूंढने पर शायद कुछ मिल जाए। आखिर में मुझे बस इतना समझ आया कि कुछ कहानियों को पढ़ने और लिखने का बस एक तरीका होता है कि हम उन कहानियों को जी लें। आप इस कहानी को जी पाए तो ठीक, नहीं तो इसको एक बुरा सपना मान करके भूल जाइएगा। समय एक दिन धीरे से अच्छी और बुरी दोनों कहानियों को मिटा देता है। बचते हैं तो कुछ लोग जो सुनी हुई कहानी को अपने हिसाब से बदलकर कहानियां आगे बढ़ाते रहते हैं। हर बार किताब पढ़ने के बाद लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या वो सच्ची कहानी थी। मैं हमेशा जवाब घुमा फिरा कर देता हूँ या टाल जाता हूँ। बस एक चीज़ बता सकता हूँ कि इस कहानी के किरदार सच और सपने के बीच की
छोटी सी खाली जगह में मिले थे। बंद मुट्ठी से खुली मुट्ठी भर ही हम जिंदगी को छुपाते हैं। बस इतना ही लेखक उस कहानी को छुपाता है जिसको वह अपने मन से कागज पर उतारने के लिए सालों बेचैन रहता है। मुझे उम्मीद है आप अक्टूबर जंक्शन पढ़ते हुए उन्हीं रास्तों से, उन्हीं सच्चाइयों से, उन्हीं गलतियों से वैसे ही गुजरेंगे जैसे इनसे इस कहानी के किरदार गुजरते हैं। अक्टूबर 2010, बनारस। बनारस शहर सच और सपने के बीच में कहीं बसता है। बनारस में कोई समझ नहीं सकता कि सच क्या है और सपना क्या। कोई यहाँ सच ढूंढने आता है तो कोई सपना भूलने। लेकिन बनारस एक ढीठ शहर है। यह लोगों के सच को सपने में बदल देता है और सपने को सच की तरह दिखाने लगता है। बनारस के चौराहों पर जिंदगी के मायने गोल गोल घूमते रहते हैं। कोई पकड़ लेता है तो कोई खाली हाथ लौटाता है। शहर थोड़ा मूडी है, हर किसी पर खुलता नहीं और हर किसी से खुलता नहीं। बात थोड़ी गहरी है, कोई समझ जाए तो ठीक, नहीं तो जय भोलेनाथ। किसी भी कहानी में कोई लड़का कोई लड़की कहीं ना कहीं तो मिलते हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ कोई लड़का लड़की मिल सकते हैं वो सब लिखा जा चुका है। कॉलेज से लेकर ऑफिस तक, ट्रेन से लेकर हवाई जहाज तक, सब लिखा जा चुका है। चूंकि चित्रा और सुदीप, इनको भी कहीं ना कहीं तो मिलना ही था, इसलिए दोनों मिलते हैं 80 घाट पर। वे दोनों कभी मिले नहीं होते अगर उस समय पिज़्ज़ेरिया कैफ़े में ज़्यादा भीड़ नहीं होती। भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि पिज़्ज़ेरिया के वेटर ने इन दोनों को एक साथ बैठा दिया। हालांकि दोनों ही मी टाइम चाहते थे, दोनों ही अकेले बैठना चाहते थे, लेकिन इतनी भीड़ में अलग पूरा टेबल मिलना मुश्किल था, तो दोनों को साथ में बैठना पड़ा। दोनों खड़े नहीं रहना चाहते थे और ये कहानी शुरू ही ना हुई होती अगर उस वेटर ने अपना बिजनेस बढ़ाने के चक्कर में इन दोनों को साथ नहीं बैठा दिया होता। इस कहानी में वेटर का काम इतना ही था। अब वह इनका ऑर्डर लेने के बाद कभी वापस नहीं आएगा। आपने कभी सोचा है कि रोज़ तमाम कहानियाँ ऐसे ही वे लोग शुरू कर जाते हैं जिनको कभी पता ही नहीं होता कि वे कहानी का कितना अहम हिस्सा है। सुदीप की उम्र है करीब 25 साल। उसने कैजुअल काली टी शर्ट और नीली जीन्स पहनी हुई है। चित्रा की उम्र है 26-27 साल। चित्रा ने शॉर्ट कुर्ता और नीली जीन्स पहनी हुई है। ये दोनों कौन हैं, क्या करते हैं, धीरे धीरे आपको सब पता चल जाएगा। अभी जानने लायक बस इतना है कि दोनों एक साथ कैफ़े की एक टेबल पर हैं। दोनों ने एक एक पिज़्ज़ा और नींबू शहद पानी ऑर्डर किया है। लोग बनारस क्यों आते हैं? क्यों का पता नहीं, लेकिन ये पता है कि कब आते हैं। कब आते हैं? जब आगे कोई रास्ता नहीं दिखता। ये सवाल जवाब सुदीप और चित्रा भी एक दूसरे से कर सकते थे, लेकिन ये सवाल सुदीप और चित्रा के ठीक पीछे वाली टेबल पर बैठे किन्हीं दो लोगों ने किया। उन दोनों की आवाज़ इन दोनों को सुनाई पड़ी। इन दोनों लोगों ने अगर उस दिन यह सवाल ना पूछा होता तो शायद ये कहानी शुरू ही ना हुई होती। पीछे वाली टेबल पर बैठे उन दो अजनबियों की बात सुनकर चित्रा ने कहा, हाउ टू? कहाँ अटक गई आप? सॉरी, शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए था। सुदीप ने कहा, इट्स ओके,
मैं अपनी किताब में एक जगह अटक गई हूँ, कहानी आगे ही नहीं बढ़ रही है। यहाँ बीएचयू में कविता का इवेंट था, तो वहाँ से इनविटेशन आया, तो सोचा बनारस में मोक्ष तो सबको मिलता है, शायद मुझे कहानी मिल जाए। तुम बनारस क्यों आए हो? चित्रा ने पीछे की टेबल पर बैठे लोगों की बात सुनने की नाकाम कोशिश करते हुए सुदीप से पूछा। मेरे एक दोस्त की शादी थी और बनारस के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था। कई सालों से यहाँ आने का मन था, बस आ गया। तो कैसा लगा बनारस? जैसा सुना था वैसा तो नहीं लगा अभी तक। कितने दिन से आए हो? एक दिन हो गया है, कल ही फ्रेंड की शादी थी ना। बनारस चढ़ने में समय लगता है बाबू, चित्रा ने सुदीप से कहा। सॉरी, मैं समझा नहीं। 2 दिन के लिए आओगे तो बनारस कभी अच्छा नहीं लगेगा। बनारस आओ तो फुर्सत से आओ। बनारस आते बहुत लोग हैं, लेकिन पहुंच बहुत कम लोग पाते हैं। तुम्हारी ये आखिरी लाइन मेरे ऊपर से गुजर गई, लेकिन एक बात बताओ, ज़्यादा दिन रुकने से बनारस बदल थोड़े जाएगा? वेल, बस इतना कहूँगी, 2 दिन से ज़्यादा रुक कर देखो, तब ये सवाल नहीं पूछोगे। इतने में पिज़्ज़ा आ गया। दोनों ने अपना अपना पिज़्ज़ा खाना शुरू किया। सुदीप पिज़्ज़ा खाते हुए घाट के पास बैठे कॉलेज के बच्चों को देखने लगा। वो बच्चे शायद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स कॉलेज के थे। वे घाट पर बैठकर घाट का स्केच बना रहे थे। कुछ लोगों को पता भी नहीं था कि उनका एक कीमती हिस्सा किसी अनजान लड़के के स्केच में कैद हो गया है। हमारे कितने हिस्से दुनिया में कहाँ कहाँ कैद हैं, ये हम कभी नहीं जान पाते। दोनों आधा आधा पिज़्ज़ा खाने तक कुछ नहीं बोले। चूँकि भीड़ बहुत थी, तो वेटर ने सुदीप और चित्रा की टेबल पर 1-2 लोगों को और फिट करने की कोशिश की। चित्रा ने वेटर से कहा कि 1-2 लोग और आ रहे हैं। वेटर को भी पता था कि चित्रा झूठ बोल रही है। चित्रा आराम से बैठना चाहती थी। देखो, पिज़्ज़ा आधा बचा है। अगर मैंने जल्दी खा लिया तो वेटर जाने के लिए बोलेगा। मुझे थोड़ी देर यहाँ बैठने का मन है। तब तक टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में क्यों नहीं कुछ बताते? सुदीप चित्रा की बात सुनकर के हंसा। कमाल है, मुझसे कोई ऐसे बात नहीं करता। वैसे टाइम पास के लिए तुम अपने बारे में कुछ क्यों नहीं बताती? पूछो। शहर मतलब जहाँ की मैं हूँ या जहाँ मैं रहती हूँ। मोस्टली लोगों के 2 शहर होते हैं, एक जहाँ के हम होते हैं और एक जहाँ हम रहते हैं। जहाँ तुम रहती हो दिल्ली और तुम्हारा मुंबई। और तुम रहने वाली कहाँ की हो? भोपाल। और तुम लखनऊ। वैसे ये शहर वाले सवालों से तुम बोरिंग सी नौकरी करने वाले MBA टाइप लग रहे हो। तुम जज कर रही हो मुझे? हाँ, कर रही हूँ। अच्छा, कुछ अच्छा बताओ, चाहे झूठ बताओ, मज़ा आना चाहिए बस। मैंने 12th के बाद पढ़ाई नहीं की। व्हाट? आर यू सीरियस? 100% सीरियस। ये हुई ना बात। फिर करते क्या हो आप? मैं इतना कुछ खास नहीं करता। मैंने करने के लिए लोग रखे हुए हैं। ढील क्या दी, तुम तो फेंकने ही लगे। लेकिन चलो, कम से कम बोरिंग तो नहीं है। अब तुम पूछो, तुम किताब क्यों लिखना चाहती हो? फिर से बोरिंग सवाल। किसी को नहीं पता होता कि वो किताब क्यों लिखना चाहता है। फिर भी कोई तो वजह होगी। मुझे नहीं पता क्यों लिखना चाहती हूँ, शायद नेम फेम के लिए। अब मेरी बारी, पूछो। नाम क्या है तुम्हारा?
अब तुम बोरिंग सवाल पूछने लगी। एक बोरिंग सवाल तो पूछ ही सकती हूँ ना। सुदीप यादव। एक मिनट, एक मिनट, सुदीप यादव तो सुना हुआ नाम है ना? तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? फिर बोरिंग सवाल। अरे बताओ बताओ, तुम्हारी कंपनी का क्या नाम है? बुक माई ट्रिप। ओह, तो तुम द सुदीप यादव हो? हाँ, सुदीप यादव हूँ। नाम के पहले द लग गया है, मुझे नहीं पता था। खासकर जब कोई इतना अच्छा पिज़्ज़ा खा रहा हो तब तो मेरी बात बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। सुदीप ने पिज़्ज़ा का एक पीस अपनी प्लेट में रखते हुए कहा, मैंने पढ़ा है पेपर में, तुम्हारे बारे में बहुत कुछ पढ़ा है, लेकिन ये स्टार्टअप वगैरह मुझे कुछ ज़्यादा समझ नहीं आता। मैं अखबार नहीं पढ़ता, इतना टाइम नहीं मिलता। तो तुम्हें कैसे पता चल जाता है कि आसपास क्या चल रहा है? चित्रा ने अपने पिज्ज़ा का आखिरी पीस खाते हुए पूछा। मेरी असिस्टेंट मुझे सब अखबारों में से मेरे काम की खबरों की एक रिपोर्ट बना करके भेज देती है। तो जिस सुदीप यादव के पास बिल्कुल टाइम नहीं है, वो यहाँ बनारस में बैठकर आराम से पिज्ज़ा खा रहा है और मैं उससे कोई फालतू बोरिंग सी बात कर रही हूँ। बताया ना, एक दोस्त की शादी में आया था और फिर मैंने 3 दिन का ब्रेक ले लिया था। ब्रेक किस लिए? मेरे डॉक्टर ने दवा के साथ छुट्टी भी प्रिस्क्राइब की है। बनारस का प्लान बना तो सोचा यहाँ रुक कर देखते हैं। हुआ क्या है तुम्हें? तुम ज़्यादा पर्सनल नहीं हो रही हो? राइटर कब से जर्नलिस्ट टाइप के सवाल पूछने लगे? सुदीप ने अपना पिज्ज़ा ख़त्म किया। वेटर अब तक इनकी टेबल पर घात लगाए बैठा था। सॉरी, लेकिन सुदीप यादव ऐसे ही किसी टेबल पर टकरा जाए तो थोड़ा एक्साइटमेंट तो बनता है। मैं झूठ बोल रहा था। मैं सुदीप यादव नहीं हूँ, न ही मेरी कोई कंपनी है। मैंने MBA किया है। मैं नॉर्मल सी नौकरी करता हूँ। सुदीप यादव के बारे में एक आर्टिकल पढ़ा था कभी, बस आज मौका मिला और मौका देखकर फेंक दिया। चित्रा को कुछ समझ नहीं आया कि सामने बैठा हुआ लड़का सच बोल रहा है या झूठ। आरती शुरू होने को है। अच्छा लगा आपसे मिलकर मिस राइटर। चित्रा पाठक नाम है हमारा, और तुम्हारा? क्या ही फर्क पड़ता है, मान लो सुदीप यादव ही है। अपनी किताब पूरी कर लेना और भेजना मुझे। कंपनी की वेबसाइट पर मेरा एड्रेस है। सुदीप आरती देखने चला गया और वहाँ उन बच्चों के स्केच का हिस्सा हो गया। चित्रा ने अपना बिल अदा किया। वह भी घाट पर आरती देखने बैठ गई। उसको सुदीप दिखाई दे रहा था, लेकिन वह जिस तरफ बैठी थी वहां से सुदीप उसको नहीं देख सकता था। आरती के बीच बीच में चित्रा सुदीप की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद सुदीप जहां बैठा था वहां से उठकर जा चुका था। चित्रा ने 1-2 मिनट तक उसको आसपास देखने की कोशिश की, लेकिन सुदीप नहीं दिखा। हर अधूरी मुलाकात एक पूरी मुलाकात की उम्मीद लेकर आती है। हर पूरी मुलाकात अगली पूरी मुलाकात से पहले की अधूरी मुलाकात बनकर रह जाती है। एक अधूरी उम्मीद ही तो है जिसके सहारे हम बूढ़े होकर भी बूढ़े नहीं होते। किसी बूढ़े आशिक ने मरने से ठीक पहले कहा था कि एक छटाक भर उम्मीद पर साली इतनी बड़ी दुनिया टिक सकती है, तो मरने के बाद दूसरी दुनिया में उसकी उम्मीद बांधकर तो मर ही सकता हूँ। बूढ़ों की उम्मीद भरी बातें सुननी चाहिए, अच्छा लगता है, बस उन पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन ये सब बातें एक उम्र में समझ कहाँ आती हैं। चित्रा को उम्मीद ना होती तो उसने वह सब थोड़े किया होता जो उसने किया। थोड़ी देर बाद चित्रा वहां जाकर बैठ गई जहां सुदीप बैठा था। उसने अपने मोबाइल पर सुदीप यादव नाम गूगल किया। यह वही सुदीप यादव था जिसके बारे में
चित्रा ने थोड़ा बहुत सुन रखा था। चित्रा ने एक बार फिर चारों ओर नजर दौड़ाई, लेकिन सुदीप कहीं नहीं दिखा। आरती खत्म करके वह अपने कमरे में आ गई। उसने अपना लैपटॉप खोलकर एक पन्ना लिखा। थोड़ी देर में लैपटॉप बंद किया और अपनी छोटी सी नोटबुक में कुछ लिखने लग गई। थोड़ी देर में वह उससे भी बोर हो गई। उसने होटल के कमरे का टीवी ऑन किया। टीवी पर इश्किया फिल्म का गाना चल रहा था, दिल तो बच्चा है जी। लाइट ऑफ करके वो नहाने चली गई। जब वह नहाकर लौटी तब टीवी पर एक और गाना चल रहा था, मुन्नी बदनाम हुई। उसने टीवी बंद किया और सोने की कोशिश करने लगी। उधर सुदीप ने ताज होटल में एंट्री करते ही रिसेप्शन पर अपने लिए अपडेट पूछा। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की ने उसको बड़ी इज्जत से बताया कि अभिजात सर का फोन आया था। उन्होंने कहा कि ऑफिस में सब नॉर्मल है, आप आराम से अपनी छुट्टी पर रहें। कुछ भी अर्जेंट होगा तो आपके लिए मैसेज छोड़ देंगे। सुदीप ने रिसेप्शन वाली लड़की को सुबह 9 बजे वेकअप कॉल देने को कहा। उसने डिनर लिया और कमरे में आकर दवा खाकर टीवी ऑन कर दिया। उसने ध्यान नहीं दिया, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज था और टीवी ऑन करते ही गाना बजना शुरू हुआ, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। उसने तुरंत टीवी बंद कर दिया। सुदीप ने सोने की कोशिश करते हुए आसमान में देखा और उधर चित्रा भी अब तक सो चुकी थी। अगली मुलाकात होती है इनकी 9 अक्टूबर 2010 सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस पर। तो मिलते हैं सुबह 6 बजे 80 घाट बनारस पर अगली मुलाकात के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्ते। यदि कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ बांटिएगा।